तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में प्राइम कोर मेडिकोस में, जहां पर हम बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की, ओटोस्क्लेरोसिस की। ये क्या होता है और इडियोपैथोजेनेसिस स्टेजेस, ये सब हम हेडिंग्स में कवर करने वाले हैं सर। ठीक है, तो बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है ना, तो एक एक चीज को हम बहुत डिटेल में और आराम से समझेंगे। देखो, बात करते हैं किसकी। पहली बात तो ये डिसीज कहाँ की है सर, तो ये डिसीज है किसकी, बोनी लेवरिंथ की। बोनी लेवरिंथ की डिसीज है, इसका मतलब ये ईयर की डिसीज है एक तरह से। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होता है, ये बोनी लेवरिंथ का क्या होता है ना, डिपोजिशन हो जाता है इसका बोन का। इसमें भी किस पार्ट पर, इस फुट प्लेट वाले पार्ट पर। मैंने बताया था ये स्टेपिस का फुट प्लेट है, ओवल विंडो है ये, यहाँ पर स्टेपिस की फुट प्लेट खुलती है ना, मैंने बताया था यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर ये ऐसे कुछ खुलती है फुट प्लेट स्टेपिस की, और ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है स्टेपिस, है ना। तो इसकी जो फुट प्लेट होती है वो ये वाली जो होती है, ये भी इन्वॉल्व हो जाती है, और साथ ही साथ ये बोनी लेवरिंथ की डिसीज है। तो देखो, एक पहला पॉइंट हमें समझ में आता है सर कि ये किसकी डिसीज है, डिसीज ऑफ बोनी लेवरिंथ की। ठीक है, अब देखा जाए तो ये किसमें, एक ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है ये। अगर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो रहा है, हेरेडिटरी आ रहा है, तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन हो जाती है, और ये फीमेल्स में ज्यादा देखी जाती है। फीमेल्स में मेल्स के कंपैरिजन में 2 गुना ज्यादा देखी जाती है सर। मतलब कि रेशियो मेल फीमेल का कितना आएगा, फीमेल मेल का कितना आएगा, 2:1। एक ही बात है, ठीक है ना, एक तरह से एक ही बात है। और अब इसमें डिसीज ऑफ बोनी लेवरिंथ हो गया, ऑटोसोमल डोमिनेंट हो गया, फीमेल्स जो होती है ज्यादा जो सफर करती हैं इससे। अब हम बात करें किसकी, तो बात कुछ ऐसी है कि इसकी सिवियरिटी जो है ना, सिवियरिटी जो होती है फीमेल्स में, क्योंकि देखो ये मेनली किसमें देखी जा रही है, फीमेल्स में देखी जा रही है, तो इसकी सिवियरिटी बढ़ जाती है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। अरे बस समझ में, तो ये कुछ 4-5 चीजें याद रख लेना इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। अरे बस समझ में, अब हम बात करते हैं इसकी इटियोपैथोजेनेसिस की। तो मैं पहले बात करूं इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की, तो उसके लिए एक निमोनिक दिया गया है सर, याद रखना, मैंने खुद ही बनाया है ये निमोनिक, गेम इन होबो। क्या बोल रहा हूं मैं, गेम इन होबो। मतलब कि देखो, इसको एक्सपैंड किया जाएगा कि यहाँ पर एक जीन का म्यूटेशन होता है, और वो जीन का नाम क्या है, जीन 1:1 जीन। अरे बस समझ में, इसका म्यूटेशन होता है। ए मतलब ऑटो इम्यून भी हो सकता है ये। एम मतलब कि यहाँ पर जो होता है हमारा एम ई साथ में ले रहे हैं, यहाँ पर मीजल्स वायरस का इंफेक्शन हो जाता है, मीजल्स वायरस का इंफेक्शन हो जाता है। ठीक है ना, इन की बात करें यहाँ पर, तो इन मतलब कि इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेटरी चेंज आ रहा है कोई बोन में, यहाँ पर बोनी लेवरिंथ में, तो इन्फ्लेमेटरी चेंज एक तरह से। होबो की बात करें तो हार्मोन का कोई डिसबैलेंस है बॉडी में, हार्मोन डिसबैलेंस, ठीक है ना, वो भी आ सकता है यहाँ पर। बोन मतलब कि बोन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, बोन मेटाबॉलिज्म जो है यहाँ पर, अगर मान लो वो खराब हो गया है, ठीक है ना, डिफेक्टेड आ रहा है, बोन मेटाबॉलिज्म डिफेक्टेड अगर आ रहा है, तो तब भी ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो तुम्हें इटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्लियर हो गए सर यहाँ पर। ठीक है ना, अब बात करते हैं हमारे मेन पार्ट की, जहां से समझना शुरू होता है हमारा। ये तो सब याद करने वाला पार्ट था ना, गेम इन होबो, याद रखना, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स गेम इन होबो। मैं बात करता हूँ किसकी, अब अपनी पैथोजेनेसिस की। इसकी पैथोजेनेसिस कैसे होगी, उसके लिए पहले तुम्हें समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो मैं बोनी लेवरिंथ बता रहा हूँ, जो मैं बोनी लेवरिंथ बता रहा हूँ सर, देखो ऐसे कुछ, उसकी 3 लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं। ये बाहर वाली लेयर को क्या बोलते हैं हम, पेरिओस्टियल लेयर सर, पेरिओस्टियल लेयर। इसकी दिक्कत नहीं है। नीचे वाली लेयर को क्या बोलते हैं, एंडोस्टियल लेयर। इसकी भी दिक्कत नहीं है सर, इसकी दिक्कत है। ये कौन सी लेयर है मेरी, इसका नाम क्या है, ये है हमारी एंडोकॉन्ड्रल लेयर, एंडोकॉन्ड्रल लेयर। अब इसमें होता क्या है सर, देखो एंडोकॉन्ड्रल नाम से थोड़ा सा पता चल रहा है कि इसमें कार्टिलेज होता होगा सर, है ना। हाँ बिल्कुल, जब ये शुरू में तो कार्टिलेज ही होता है, क्या होता है, शुरू में तो कार्टिलेज ही होता है, लेकिन यहाँ पर ऑसिफिकेशन होना शुरू होता है, धीरे धीरे ऑसिफिकेशन होना शुरू होता है सर। यहाँ पर कुछ ऐसे मान लो इस पार्ट में ऑसिफाई हो गया, फिर इस पार्ट में हो गया। तो ये कुछ पार्ट रह भी जाते हैं सर इसमें। इसको क्या बोलते हैं, आइलैंड्स ऑफ कार्टिलेज। क्या बोलते हैं, आइलैंड्स ऑफ कार्टिलेज। और इसको हमारी ईएनटी की भाषा में बोले या फिर एनाटॉमी की भाषा में बोले तो क्या बोलते हैं इसको, इंटरओशियाई। नाम में ये सब कुछ, इंटरओशियाई ग्लोब्यूलाई। ठीक है, क्या नाम दिया है इसको मैंने,
आइलैंड्स ऑफ कार्टिलेज मतलब कि बीच बीच में बोन के बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं आइलैंड्स ऑफ कार्टिलेज। और अलग क्लिनिकल भाषा में क्या बोलते हैं, इंटरओशियाई ग्लोबुलाई, इंटरओशियाई ग्लोबुलाई, याद रखना। अब इसमें दिक्कत क्या होती है, देखो अब यहाँ पर जब ओसिफिकेशन शुरू हो गया है तो देखो यहाँ के जो ओस्टियोक्लास्ट सेल्स होंगे, कौन से सेल्स होंगे, ओस्टियोक्लास्ट सेल्स होंगे, वो एब्नॉर्मली एक्टिवेट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे वो मैंने आपको गेम इन होबो में बताया है, ठीक है ना। गेम इन होबो में अगर कुछ भी चेंज आएगा, मतलब कि ऐसा कोई चेंज आएगा गेम इन होबो वाला, तो जिसकी वजह से क्या होंगे, ओस्टियोक्लास्ट सेल्स मेरे एक्टिवेट हो जाएंगे सर। अब वो ओस्टियोक्लास्ट सेल्स क्या करेंगे, बोन को खाना शुरू करेंगे यहाँ पर, ठीक है। बोन का रिजॉर्प्शन शुरू होगा, यहाँ पर बोन का रिजॉर्प्शन शुरू होगा सर। अब बोन के रिजॉर्प्शन होने से ओस्टियोब्लास्ट सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। तो एक तरह से दोनों आपस में एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं, इनएक्टिवेट करते हैं, ये बैलेंस रहता है हमारी बॉडी में, ठीक है ना। बोन नहीं तो ज्यादा बनती भी नहीं है और ज्यादा खत्म भी नहीं होती है, ठीक है। तो ओस्टियोक्लास्ट तो ज्यादा ही एक्टिवेट हो गए, बोन खत्म होनी शुरू हो गई, ये वाली लेयर्स कुछ खत्म होनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से ओस्टियोब्लास्ट सेल एक्टिवेट हुए। और ये इतने हुए कि क्या हो गया, यहाँ पर बोन का डिपोजिशन होना शुरू हो गया। मतलब जितनी बोन खत्म नहीं हुई थी उससे ज्यादा बोन का डिपोजिशन होना शुरू हो गया। आगे बात समझ में, इसको बोलते हैं। और यहाँ पर ये बोन जो होती है, ये जो होती है इतनी मैच्योर बोन नहीं होती, ये स्पॉन्जी बोन होती है सर। क्या होती है, स्पॉन्जी बोन होती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी स्टेज में, एक्टिव स्टेज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, एक्टिव स्टेज। अब देखो, अब इस बोन का मैच्योरेशन होना शुरू होगा। स्पॉन्जी बोन का ये धड़ाधड़ बन रही है, ये बोन धड़ाधड़ बने जा रही है और इसका मैच्योरेशन होना भी शुरू होगा। मैच्योरेशन बोलो या फिर स्क्लेरोसिस बोलो सर। स्क्लेरोसिस मतलब कि हार्डनिंग ऑफ बोन शुरू होगा, तो कंडीशन कही जाएगी बोन की स्क्लेरोसिस यानी ओस्टियोस्क्लेरोसिस। यही मेरी डिसीज है सर। आगे आपको समझ में क्लियर है सर एकदम। ये इसको स्टेज को बोलते हैं सॉरी पैसिव स्टेज, है ना, पैसिव स्टेज, पैसिव स्टेज। तो ये तो हो गई सर इसकी इटियोलॉजी और इसकी पैथोजेनेसिस, दोनों मैंने क्लियर की। मैंने साथ ही साथ इनको भी कवर कर लिया, इनको स्टेजेस को। एक्टिव स्टेज में क्या हो रहा है, बोन की डिपोजिशन हो रही है। कौन सी बोन की, स्पॉन्जी बोन की। तो इसको बोलते हैं ओस्टियोस्पॉन्जियोसिस भी बोलते हैं इसको, ओस्टियोस्पॉन्जियोसिस। आइए समझ में, ठीक है। उसके जब मैच्योरेशन होगा या फिर स्क्लेरोसिस होगा या फिर मॉड्यूलेशन भी बोलते हैं इसको, मॉड्यूलेशन होगा बोन का, तब क्या होगा, स्क्लेरोसिस होना शुरू होगा, हार्डनिंग होनी शुरू होगी बोन के, रो कही जाएगी कंडीशन क्या, ऑस्टियोस्क्लेरोसिस। अभी किन साइट पे होता है सर, ये होता है कहां, मेनली कौन कौन सी साइट इन्वॉल्व होती है, देखो एक बार देखो टाइप्स की बात की जाएगी सर यहाँ पर। अभी तक मैंने देखा कि एंडोस्टियल लेयर की, जो मेरी एंडोकॉन्ड्रल लेयर थी उसकी पैथोलॉजी थी मेन, तो है ना। वहां पर जो मेरे ओस्टियोब्लास्ट थे वो अपना हड़कंप मचा रहे थे, जिसकी वजह से मेरी बोन जो थी वो कुछ ज्यादा ही बन रही थी, ठीक है ना। इसको क्या बोलता हमने, ओस्टियोस्क्लेरोसिस। अब देखो टाइप्स देखे जाते हैं दो बेसिस पर। एक तो क्लिनिकल फीचर्स के बेसिस पर। देखो अगर क्लिनिकल फीचर में अगर इस बंदे को जिसको ऑस्टियोस्क्लेरोसिस है इसके अंदर कंडक्टिव टाइप का हियरिंग लॉस हो जाए या फिर सेंसिन्यूरल टाइप का हियरिंग लॉस हो जाए, दोनों में से कोई एक हो जाए, मान लो कंडक्टिंग हो गया, तो तुम मुझे बताओ ये इनर ईयर में ज्यादा फैली है या फिर मिडिल ईयर में फैली है, मिडिल ईयर में ज्यादा फैली है सर ये। तो ये किसकी डिसीज होगी, एक तरह से मिडिल ईयर की, यानी कि इसमें स्टेपीज ज्यादा इन्वॉल्व हुआ है। आ रही है बात समझ में। और एसएनएचएल हो रहा है मान लो, तो एसएनएचएल कब होता है, जब सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस कब होता है, जब इनर ईयर इन्वॉल्व हो मेरा। तो यहाँ पर इनर ईयर इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब इनर ईयर। और ये किसकी डिसीज है, एक तरह से मतलब कि किसको ज्यादा अफेक्ट कर रही है, ये कॉक्लिया को, है ना, कॉक्लिया को, ठीक है। अब जब मिडिल ईयर को ज्यादा अफेक्ट करेगी, स्टेपीज को ज्यादा अफेक्ट करेगी, तो इसके सिम्टम्स कैसे, एक तो कंडक्टिव टाइप का हियरिंग लॉस आएगा और इसमें टिनिटस आएगा, है ना। और इसमें अगर इनर ईयर को ज्यादा इन्वॉल्व करेगी तो कैसे सिम्टम्स आएंगे सर, यहाँ पर निस्टैग्मस आएगा और क्या आएगा, वर्टिगो आएगा सर, है ना। तो ये सब चीजें अपने को अलग अलग, अब ये डिपेंड करता है, किसी बंदे में इनर ईयर ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, किसी बंदे में स्टेपीज की फुट प्रिंट ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है, तो उनके अलग अलग क्लिनिकल फीचर्स आएंगे ना सर। तो उन्हीं क्लिनिकल फीचर्स के बेसिस पर मैंने टाइप बना दिए इसके ओस्टियोस्क्लेरोसिस के। आइए बात समझ में क्लियर है एकदम। तो इसीलिए इस टाइप को क्या बोल रहे हैं हम, स्टेपीडियल ओटोस्क्लेरोसिस, और इसको क्या बोल रहे हैं हम, कॉक्लियर ओटोस्क्लेरोसिस। क्लियर है एकदम, हाँ क्लियर है सर एकदम। अब देखो एक तीसरा टाइप भी होता है जहां पर क्लिनिकल फीचर्स आते ही नहीं है, एब्सेंट होते हैं, लेकिन हिस्टोपैथोलॉजी जब देखते हैं,
हिस्टोपैथोलॉजी जब हम उसकी टिश्यू की बायोप्सी देखते हैं उसके एरिया की, तब हमें दिखता है कि यहाँ पर भी ओटोस्क्लेरोसिस है, ऑस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट सेल्स की हाइपर एक्टिविटी हमें वहां दिखती है। तो उन टाइप को क्या बोलते हैं हम, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्क्लेरोसिस, ओस्टियोस्क्लेरोसिस। ये तीन टाइप के वेरिएंट्स हो गए ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर है सीएचएल है और एस है एसएनएचएल है या फिर है ही नहीं तो कौन सा टाइप है, तीन टाइप ये हो गए सर। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑफ फुटप्रिंट इन्वॉल्व। इसको भी देखो, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है हमारा। इसमें क्या होता है, देखो हम पहले ये स्टेपीज बनाई है, इसमें फुटप्लेट इन्वॉल्व हो रही है, मतलब कि स्पेसिफाई कर दिया कि यहाँ पर कॉक्लिया नहीं फुटप्लेट ऑफ स्टेपीज इन्वॉल्व हो रही है मेनली। तो देखो स्टेपीज कुछ ऐसी रहती है, ठीक है ना, ऐसी कुछ रहती है। ये इसका एंटीरियर साइड है और ये इसकी पोस्टीरियर साइड है, ठीक है। अगर यहाँ पर सिर्फ एरिया कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, ये वाला, तो ये क्या कहा जाता है, एंटीरियर फोकस। अब अगर मान लो कि यहाँ पर ये एरिया ऐसे कुछ, यहाँ पे फुटप्लेट बना देना सर, है ना, फुटप्लेट है यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर क्या इन्वॉल्व हो रहा है, ये वाला पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है। बात की जाए किसकी, दूसरे टाइप्स की, यहां पर मान लो पोस्टीरियर वाला इन्वॉल्व हो गया, तो ये क्या कहा जाएगा, पोस्टीरियर फोकस सर, ठीक है। ये पहला टाइप था सर और ये दूसरा टाइप था, ठीक है, एंटीरियर फोकस और पोस्टीरियर फोकस। आते हैं दूसरे टाइप्स पर। यहां पर क्या होता है, देखो दोबारा से स्टेपीज बनाई जा रही है आपके सामने, ठीक है। यहाँ पर ये फुटप्लेट भी बनाऊंगा मैं, ठीक है ना, फुटप्लेट भी है यहाँ पर। देखो अब स्टेपीज के अगर मान लो, अब यहाँ पर एंटीरियर फोकस पोस्टीरियर फोकस, अगर यहाँ पर सिर्फ फुटप्लेट के आसपास का एरिया इन्वॉल्व हो, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर ये वाला एरिया इन्वॉल्व हो रहा है सर, इसको क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंशियल, ठीक है। एक और डायग्राम बनाएंगे सर यहाँ पर। अब यहाँ पर फुटप्लेट जो है ऐसे बनाई जाएगी, तो यहाँ पर सिर्फ फुटप्लेट इन्वॉल्व हो रही है। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, फुटप्लेट के आसपास का एरिया इन्वॉल्व हुआ है, ये सर्कमफेरेंशियल टाइप है। यहाँ पर फुटप्लेट पूरी इन्वॉल्व हो रही है, इसका नाम अलग से एक प्यारा सा नाम है बिस्कुट टाइप, बिस्किट टाइप, सॉरी है ना, बिस्किट टाइप, याद रखना है ना, एंटीरियर फोकस पोस्टीरियर फोकस सर्कमफेरेंशियल बिस्किट। और अब अगर मान लो कि यहाँ पर ये भी थर्ड डायग्राम बना देते हैं, चलो छोटा सा, ये ऐसे है कुछ, ये फुटप्लेट है। अगर मान लो कि यहाँ पर ये सब कुछ ही इन्वॉल्व होने लग गया, सर्कमफेरेंस वाला एरिया भी और पूरी फुटप्लेट भी और पूरी स्टेपीज भी सर, सब कुछ इन्वॉल्व होने लग गया, तो इसको बोलते हैं ऑब्लिटरेटिव टाइप। क्या बोलते हैं, ऑब्लिटरेटिव टाइप। तो पांच पार्ट समझ में आया इसके सर। एक तो एंटीरियर फोकस इन्वॉल्व हुआ, सिर्फ स्टेपीज का पार्ट जो है, आगे वाला इसका क्रूरा इन्वॉल्व हुआ, इसमें पोस्टीरियर क्रूरा इन्वॉल्व हुआ तो पोस्टीरियर फोकस, यहाँ पर सिर्फ आसपास का एरिया इन्वॉल्व हुआ सर्कमफेरेंशियल, पूरा फुटप्लेट ऑफ स्टेपीज इन्वॉल्व हुआ, बिस्किट टाइप, सब कुछ इन्वॉल्व हुआ तो ऑब्लिटरेटिव टाइप। टाइप्स क्लियर है सर, एकदम क्लियर है सर। आ जाओ साइंस पर। देखो बात करते हैं हमारे अगले पार्ट की, साइंस की। देखो इसमें तीन इंपॉर्टेंट साइंस देखे जाते हैं, तीन साइंस देखे जाते हैं। कौन से, पहला है तो है श्वार्ट्ज साइन। श्वार्ट्ज साइन ये क्या होता है सर, देखो अब तुम मेरी बात समझो, जैसे मैंने मान लो एक बार ये ईयर बनाया, ये है यहाँ पर मिडिल ईयर है, ठीक है, और ये कुछ इनर ईयर है यहाँ पर ऐसे। देखो यहाँ पर स्टेपीज के आसपास ही कुछ एक्टिविटी चल रही है, इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी चल रही है, ऑस्टियोब्लास्ट सब कुछ हड़कंप मचा हुआ है ना, यहाँ पर सारी डिपोजिशन हो रही है बोन की, अब बोन की डिपोजिशन हो रही है, इंफ्लेमेटरी प्रोसेस चल रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर थोड़ी सी ना इरिदिमा हो जाता है, कहाँ पर, यहाँ पर इस एरिया में, तो स्टेपीज के आसपास वाले एरिया में थोड़ा सा इरिदिमा हो जाता है। अब मैं इसको जब मैं कान के अंदर घुसता हूँ यहाँ से ओटोस्कोपी करने, मतलब कि कान की जांच करने, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कैसी है कैसी नहीं है, उसको दिक्कत तो आ रही है, सुनने में दिक्कत आ रही है, उसको सीएचएल हो रहा है, एसएनएचएल हो रहा है, वो जा रहा है ईएनटी वाले के पास, बंदे के पास, डॉक्टर के पास, तो वो उसके कान में जब टॉर्च की लाइट लेकर के घुसेगा ना, तो उसे कुछ पिंकिश साइन नजर में आएगा, पिंकिश कलर का कुछ, मतलब कि एरिया नजर में आएगा, बाहर से कुछ पिंकिश अपीयरेंस नजर में आएगी, ठीक है ना, उसी को क्या बोल रहे हैं हम, श्वार्ट्ज साइन।
ये किसकी वजह से हो रहा है? इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी चल रही है स्टेपीज के आसपास, जो हमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के मतलब कि उस पार दिख रही है थोड़ी बहुत पिंकिश कलर की, तो उसको बोलते हैं श्वार्ट साइन। तो ये श्वार्ट साइन होता है। दूसरे साइन की बात करें सर, पैराक्यूसिस विलिसी। पैराक्यूसिस विलिसी, अब इसमें क्या होता है? इसमें देखो पैराडॉक्सिकल हियरिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पैराडॉक्सिकल हियरिंग। इसमें क्या होता है ना, पैराडॉक्सिकल हियरिंग मतलब शोर में भी इस इंसान को सब कुछ क्लियर सुनाई देगा। ये पैराडॉक्सिकल है, मतलब कि एक तरह से नॉर्मल चीज तो नहीं है, एबनॉर्मल चीज हो रही है। इसके फायदे के लिए भी नहीं है। तुम देखो, अब शोर में भी हर चीज तुमको क्लियर सुनाई दे, वो भी तुमको नहीं चाहिए। अब तुम कुछ चीजों को अवॉइड भी तो करना चाहते हो ना, ठीक है? वही चीज है, नॉर्मल पर्सन तो अवॉइड करेगा, लेकिन इसको हर किसी की बात क्लियरली सुनाई देगी। पैराडॉक्सिकल हियरिंग इन नॉइस, ठीक है ना? तो ये भी अनचाही चीज है, लेकिन एक तरह से हियरिंग अच्छी हो रही है। अच्छी नहीं मतलब कि पैराडॉक्सिकल हो रही है ना, अलग टाइप की एक तरह से। इसको बोलते हैं पैराक्यूसिस विलिसी। तीसरा साइन हमारा आता है सर कहार्ट्स नॉच। जब हम बहुत पहले क्या पढ़ रहे थे, प्योर टोन ऑडियोमेट्री, पीटीए पढ़ी थी हमने। पीटीए में मैंने यहाँ पर कुछ स्पेशल ग्राफ्स बनाए थे। उसमें सबसे पहला नंबर का यही था, कहार्ट्स नॉच ही था। वो किसमें देखने को मिलता है हमको सर? ऑटोस्क्लेरोसिस में। एक बार मुझे बताया जाए कि ये था क्या? जी सर बिल्कुल, ये क्या था? सडन डिप था। किसका? बीसी का। कब? कौन सी फ्रीक्वेंसी पर? 2000 फ्रीक्वेंसी पर, 2000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर। इसकी वजह ये ऑटोस्क्लेरोसिस की क्लासिकल फाइंडिंग है। अब हम हमारे पार्ट पर आते हैं, इस पर इन्वेस्टिगेशन पर आते हैं। देखो इन्वेस्टिगेशन हमारी लगभग हो ही चुकी है, पहले सारी डिस्कस की ही है। इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। अब इन्वेस्टिगेशन तुम शुरू कर दो बिल्कुल स्टार्टिंग से। कैसे? स्टार्टिंग से कैसे सर? क्योंकि हमने स्टार्ट किया था कैसे? ट्यूनिंग फोक टेस्ट से किया था। अब ट्यूनिंग फोक टेस्ट की फाइंडिंग बताओ। तो ट्यूनिंग फोक टेस्ट में सबसे पहले क्या कर रहे थे? वेबर्स टेस्ट कर रहे थे ना। वेबर टेस्ट में क्या करते थे? हम एसी को बीसी से कंपेयर करते थे। अब तुम मुझे बताओ ये दोनों में अलग अलग फाइंडिंग होगी कि नहीं होगी? मान लो मेरी कौन सी स्टेपीडियल ऑटोस्क्लेरोसिस है और मेरा कॉक्लियर ऑटोस्क्लेरोसिस है। स्टेपीडियल वाले में क्या हो रहा है? हमको कंडक्शन में दिक्कत आएगी। एयर कंडक्शन में दिक्कत है, तो यहाँ पर AC लेस देन BC होगा, मतलब BC ज्यादा हो गया, ठीक है ना? AC ज्यादा हो गया BC से, तो ये कैसा साइन है? ये ट्रू नेगेटिव है, ठीक है ना? नेगेटिव टेस्ट है एक तरह से, ठीक है? नेगेटिव टेस्ट है किसका? वेबर्स का। और इसमें क्या हो रहा है? कॉक्लियर डिसीज में BC कम होगा, तो यहाँ पर AC ही ज्यादा रहेगा BC से, तो ये कैसा है? फॉल्स पॉजिटिव साइन है। फॉल्स पॉजिटिव साइन है। और ये कैसा है? ट्रू नेगेटिव साइन है ना? अरे बात समझ में। ट्रू पॉजिटिव कब होता है? नॉर्मल कंडीशन होती है। नॉर्मल थोड़ा ना है, यहाँ पर इसको कॉक्लियर ऑटोस्क्लेरोसिस में SNHL होता ही है, डिसीज तो है ही ना, लेकिन तब भी नॉर्मल वाली वैल्यू आ रही है AC मोर देन BC, तो इसको बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स, ठीक है ना? ये बात हम कर चुके हैं पहले। आते हैं इस पर हमारे दूसरे टेस्ट पर, रिनीस टेस्ट पर। रिनीस टेस्ट में क्या, सॉरी ये रिनीस टेस्ट ही है, सॉरी यहाँ पर चेंज करना है, ये रिनीस टेस्ट है। बात करेंगे वेबर्स टेस्ट की। अब वेबर्स टेस्ट, इस वेबर्स टेस्ट में क्या कर रहे थे? हम इसी कान की BC को इसी कान की BC से हम देख रहे थे, और हमने कुछ ऐसे एरोज बनाए थे सर यहाँ पर, है ना? जब दोनों कान में बराबर सुनाई दे, तो ये इस कान में मान लो कि यहाँ पर क्या है हमारा? राइट है और यहाँ पर लेफ्ट है। राइट में ज्यादा सुनाई दे, हियरिंग जहाँ पर हो उस तरफ एरो करना है। तो देखो तुम मुझे बताओ वेबर्स टेस्ट में, वेबर्स टेस्ट कैसा आएगा सर? यहाँ पर अगर मान लो ये वाला है, क्या कहते हैं, ये स्टेपीजियल ऑटोस्क्लेरोसिस है, तो यहाँ पर टेस्ट कैसा आएगा? यहाँ पर CHL होगा ना, CHL में तुम बताओ वेबर्स टेस्ट कैसा आ रहा था? लेटरलाइज टू डिसीज वाली साइड। और SNHL में क्या आ रहा था? लेटरलाइज टू बेटर साइड, है ना? मतलब कि CHL में कुछ ऐसा होगा कि जहां पर जिस कान में सुनाई नहीं देगा, जिस कान में डिसीज होगी, उस कान में ज्यादा सुनाई देगा। आइए बात समझ में। और इसमें एकदम नॉर्मल कंडीशन, जहां पर डिसीज है वहां पर कम सुनाई देगा। ये वाली बात थी यहाँ पर वेबर टेस्ट की बात हुई। फिर हमने एक और टेस्ट किया था, श्वाबैक टेस्ट, ठीक है? श्वाबैक टेस्ट में हमने एग्जामिनर के साथ चेक किया था। और CHL वाली कंडीशन में इसमें जो पेशेंट का जो रिजल्ट आ रहा था, पेशेंट की जो हियरिंग आ रही थी वो एग्जामिनर से ज्यादा आ रही थी, जिसको ऐसे रिप्रेजेंट किया था हमने। और पेशेंट की हियरिंग SNHL में क्या आ रही थी? एग्जामिनर से कम आ रही थी, उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया था। ये तीन रिजल्ट्स आ गए हमारे डायग्नोसिस में, इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है सर आ गए। और अब तुम एक बात बताओ, तुमने एक टेस्ट पढ़ा था, कौन सा टेस्ट? जेलीज टेस्ट सॉरी, है ना? जेलीज टेस्ट पढ़ा था ना, बिंग टेस्ट और जेलीज टेस्ट। मैंने कहा था जेलीज टेस्ट के टाइम पे कि ये एकमात्र ऐसा ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट है जो एक डिसीज की डायग्नोस्टिक टेस्ट मतलब कि डायग्नोसिस दे देता है। ये कोई डायग्नोसिस थोड़ा ना CHL SNHL, ये क्या है? हियरिंग लॉस है जो किसी डिसीज की वजह से हो रहा है। लेकिन ये जेलीज टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है,
तो कौन सी कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन अगर मान लो नेगेटिव आ जाए तो ये क्लासिकल फाइंडिंग है किसकी, ऑटोस्क्लेरोसिस की, है ना, जो हमने पढ़ी थी वहां पे लिखा भी था हमने, जाकर देखना एक बार, ठीक है, जेरिस टेस्ट। तो ये 4 टेस्ट यूनिक फॉक टेस्ट पढ़े हमने। अब आते हैं दूसरे टेस्ट पर, प्योर टोन ऑडियोमेट्री पर। ठीक है, सेकंड टेस्ट हमारी प्योर टोन ऑडियोमेट्री है। प्योर टोन ऑडियोमेट्री में भी देखो हमने बात की थी कि सीएचएल की फाइंडिंग अलग थी और एसएनएचएल की अलग थी, ठीक है ना। एसएनएचएल में क्या था, जब हमने ग्राफ बनाया था याद है, तो 25 डेसिबल पे डिवाइड कर दिया था, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चल रही थी, ठीक है ना। अब सीएचएल में एक बात छोड़ो, इसको छोड़ो, अब तो सीएचएल एसएनएचएल को छोड़ो, ये कंडीशन क्या है, ऑटोस्क्लेरोसिस। इसमें तो क्या दिख रहा था प्योर टोन ऑडियोमेट्री में, कहार्ट्स नॉच, तो वही दिखेगा यहाँ पर, ठीक है ना, इसकी क्लासिकल फाइंडिंग है और कुछ नहीं दिखेगा, कहार्ट्स नॉच। क्लियर है, इतना खत्म। अब आते हैं हमारे लास्ट पार्ट पर, जो है हमारा सर्जरी वाला पार्ट। तो आइए बात करते हैं ट्रीटमेंट वाले पार्ट की, जो है लास्ट पार्ट रहेगा। देखो ट्रीटमेंट में ना देखा जाए तो मेनली सर्जरी करते हैं, लेकिन पहले थोड़ा मतलब कि अब उस ड्रग को इतना यूज नहीं करते हैं, लेकिन पहले एक ड्रग यूज करा करते थे, मेडिकल ट्रीटमेंट भी होता था इसका, किसका, ऑटोस्क्लेरोसिस का। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का ड्रग भी यूज करते थे ना, सोडियम क्लोराइड भी यूज करते थे, लेकिन अब यूज नहीं करते हैं इतना इसको, ठीक है ना, क्योंकि इससे अदर कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, इसको इसलिए छोड़ देते हैं। मेनली सर्जरी करते हैं यहाँ पर। सर्जरी भी कौन सी, स्टेपिडोटमी। सर क्या होती है स्टेपिडोटमी? स्टेपिडोटमी मतलब क्या होता है, स्टेपीज की जगह हटा करके वहां पर एक ओपनिंग, ऑटमी, ठीक है ना, इसको ओपनिंग बोलते हैं, ठीक है ना, वहां पर एक ओपनिंग बनाई जाएगी। अब देखो इसमें होता क्या है, पहले तो ये बात छोड़ो, तुमसे पहले ये देखो, यहाँ पर ऐसा कुछ है कान मेरा, है ना, ये ओवल विंडो है मेरी, ठीक है, और राउंड विंडो भी नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, इसको ऐसे। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर स्टेपीज की दिक्कत आ रखी है सर, किसकी दिक्कत आ रखी है, स्टेपीज की दिक्कत आ रखी है, ऐसा कुछ है मेरा स्टेपीज, उसकी दिक्कत आ रखी है। तो अब क्या करेंगे हम, मेरी बात समझो, यहाँ पर फुट प्लेट भी है स्टेपीज की, है ना, फुट प्लेट को छोड़ करके बाकी सारे स्ट्रक्चर्स हटा देंगे स्टेपीज से, क्योंकि स्टेपीज का क्या हो चुका है, ऑस्टियोस्क्लेरोसिस हो चुका है। उस फुट प्लेट को छोड़ करके इस पूरी स्टेपीज को हटा दिया जाएगा सर। इसलिए उन फुट प्लेट को छोड़ करके बचे हुए स्टेपीज को क्या बोलते हैं, सुप्रास्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं, सुप्रास्ट्रक्चर्स। एक्सेप्ट फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज, हर स्ट्रक्चर को हटा दिया जाएगा। अब क्या किया जाएगा, फुट प्लेट में एक होल ड्रिल किया जाएगा, एक ड्रिल मशीन से, तुम ड्रिल मशीन समझो अभी फिलहाल में, एक होल ड्रिल किया जाएगा सर यहाँ पर, और वहां पर फिक्स कर दिया जाएगा मेरा प्रोस्थेसिस। प्रोस्थेसिस किसकी जगह आएगा, मेरे स्टेपीज की जगह, ठीक है ना, स्टेपीज की जगह एक प्रोस्थेसिस लगा दिया जाएगा, किसके किसके बीच में, ओवल विंडो और इनकस के बीच में। आ रही है बात समझ में, ओवल विंडो और इनकस के बीच में स्टेपीज को हटा करके स्टेपीज की जगह एक प्रोस्थेसिस लगा दिया जाएगा। और ये प्रोस्थेसिस किसका बना होता है सर, ये टाइटेनियम का बना होता है, और ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है। तुमको कोई सा भी चाहिए, कोई जो सा भी लगाना है वो तुम लगा सकते हो, ठीक है ना, बहुत सारी वैरायटीज आती हैं इसकी। तो ये प्रोसेस वाली बात होगी। तो हमने प्रोसीजर पढ़ लिया कि इसमें करते क्या है। इंडिकेशंस क्या है इसकी, सिर्फ इसको पैसिव स्टेज पे करते हैं। मैंने बताई थी कि 2 स्टेज थी, एक्टिव स्टेज जहां पर बोन डिपोजिशन हो रहा था, है ना, जहां पर से स्पॉन्जी बोन बन रही थी, उसको मैंने एक्टिव स्टेज बोला था। और एक साइड कौन सी थी, ऑस्टियोस्क्लेरोसिस वाली स्टेज, जहां पर हार्डनिंग हो रही थी, मॉड्यूलेशन हो रहा था, जहां पर डिपोजिशन मतलब कि हार्डनिंग हो रही थी एक तरह से बोन की। तो इसको किस स्टेज में करना है, जहां पर बोन हार्ड हो चुकी है, पैसिव स्टेज में करना है। अरे बात समझ में, ऑस्टियोस्क्लेरोटिक स्टेज में करना है। स्पॉन्जी वाली स्टेज में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है सर, देखो, अरे बात समझ में, करना किसमें है, सिर्फ पैसिव वाली स्टेज में, जहां पर ऑस्टियोस्क्लेरोसिस हो चुका है, जहां पर स्पॉन्जी बोन बनी है, वहां नहीं करना है, ठीक है। अगर ऐसा पेशेंट है जिसका कान पहले से ही खराब है और इस कान में दिक्कत आ चुकी है, उसमें भी ये चीज नहीं करनी है। इसमें सिर्फ एक ही काम का ही है, ठीक है ना, उसमें भी ये नहीं करनी है। पेशेंट की बहुत ज्यादा एज है, 80-90 साल का है, तो उसमें भी ये नहीं करना है। कॉक्लियर ऑटोस्क्लेरोसिस, देखो यार स्टेपिडोटमी किस लिए कर रहे हैं हम, यहाँ पर स्टेपिस की दिक्कत आई थी, उसको हटाई थी हमने, है ना। यार कॉक्लियर की डिसीज आएगी, क्या तुम स्टेपिडोटमी करोगे क्या उसमें, क्यों करोगे बिना मतलब कि कॉक्लियर में दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत इसमें है तो ये क्यों करोगे। तो कॉक्लियर ऑटोस्क्लेरोसिस में भी ये डिजीज होती है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। फ्रीक्वेंट फ्लायर जो हवा में मतलब कि एक तरह से पायलट्स होते हैं या फिर जिनको एक देश से दूसरे देश जाना पड़ता है, उनमें भी ये चीज नहीं की जाती है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं इसके सर, एसएनएचएल, क्योंकि देखो ये यहाँ पर है ना, ये इन्फेक्ट तो कर सकता है ना इसको, ये एक तरह से इरिटेट तो कर सकता है ना इनर ईयर को। अब इनर ईयर इरिटेट होगा तो कौन सा टाइप का हियरिंग लॉस आता है सर, एसएनएचएल आता है। इनर ईयर इरिटेट होगा तो कैसा आएगा, वर्टिगो आएगा। अब तुमने यहाँ पे छेद बनाया था, एक फिस्टुला बनाया था, तो वो फिस्टुला साइन यहाँ पर पॉजिटिव आता है। अब ये फिस्टुला साइन क्या होता है, इसकी बात हम वेस्टिबुलर फंक्शन टेस्ट में करते हैं सर, लेकिन आप एक बात समझो, फिस्टुला साइन ऐसा होता है कुछ। फिस्टुला साइन अगर मान लो कि तुम्हारी मिडिल ईयर की वॉल में, मतलब ये जो मिडिल ईयर की मीडियल वॉल है, यहाँ पर एक छेद कर दिया जाए, एक फिस्टुला बना दिया जाए, तो क्या होगा, मैं जब यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करूंगा ना, उसकी वजह से यहाँ पर ये प्रेशर यहाँ ट्रांसमिट होगा, जिसकी वजह से वर्टिगो आएगा। इसी को क्या बोलते हैं, फिस्टुला साइन,
ठीक है, इसको बोलते हैं फिस्टुला साइन। यहाँ प्रेशर अप्लाई किया, अगर यहाँ पर फिस्टुला है तो ये प्रेशर यहाँ ट्रांसमिट होगा और हमें वर्टिगो फील होगा, तो इसको बोलते हैं फिस्टुला साइन। देखो मैंने यहाँ पे छेद बना दिया है, तो इस बंदे में फिस्टुला साइन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मतलब इसके कान में जब भी प्रेशर लगाऊंगा ना तो इसको मतलब कि वर्टिगो होगा, चक्कर आएंगे इसको, ठीक है ना, एक अप डाउन मूवमेंट होगी। 7th नर्व की पैल्सी हो सकती है सर, फेशियल नर्व यहीं पर ही आती है, तो फेशियल नर्व की पैल्सी भी हो सकती है। सर्जरी फेल भी हो सकती है, पिस्टन निकल करके यहाँ पे फ्लॉट भी कर सकता है, ठीक है ना, आगे बात समझ में, क्योंकि अगर मान लो इतना अच्छे से सर्जरी को नहीं किया है तो ये फ्लॉट करने लग जाएगा, इसको बोलते हैं फेल्ड सर्जरी। इतनी बात होगी ऑस्टियोस्क्लेरोसिस की। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, थैंक यू वेरी मच।